एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में अभी तक हमने जो नंबर्स देख लिए हैं, पिछले पार्ट में हमने बॉड मास के बारे में देखा था। जब हमने बॉड मास के रूल्स देखे थे, किसको किसको हल किया जाता है, उसके बाद आज हम देखेंगे बॉड मास में हमने ये देखा था कि भाई पहले ब्रैकेट्स हल किए जाते हैं, फिर ऑप को हल किया जाता है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये हमने देख लिया था। आज हमें रेशनल नंबर के बारे में बात करना है। अभी तक अगर हम देखें तो हमने जो नंबर सिस्टम देखा था उसमें किसकी किसकी बात कर चुके हैं। हमने नेचुरल नंबर देख लिया है, उसके बाद होल नंबर देख लिया हमने। नेचुरल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और वही चूँकि नेचुरल नंबर जो हमारे नेचुरल नंबर को फिर होल नंबर देखा हमने। होल नंबर के बाद हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स देखे, फिर हमने इन सब को मिला करके कहा ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स की भी प्रॉपर्टी हमने देखी। नेचुरल नंबर हर वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी हर वो विशेषता रखता है जो इंटीजर्स रखते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का ही एक भाग है नेचुरल नंबर। जहाँ पे हमने देखा नेचुरल नंबर जो है वो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सब हमने देख लिया। आज हम उससे आगे देखेंगे कि भाई जहाँ पे हमने इंटीजर्स देख लिया था, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं, जीरो भी होती है। जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। तुमने ये सब देख लिया है। अगर पूर्णांक संख्या से हम अलग बात करें तो क्या हो जाती है, एक होती भिन्न संख्याएं, जो क्या होती हैं, जो पूरी नहीं होती, हम कह लें पूर्ण रूप में नहीं होती हैं, वो एक भाग होती हैं किसी न किसी का। तो ये होती हैं हमारी फ्रैक्शंस, जिसको हम कहते हैं। फ्रैक्शंस को हम बाद में देखेंगे। जैसे ये हमारी परिमेय संख्या जो है दोनों से मिलकर बनी होती है, यानी पूर्णांक संख्या और जो फ्रैक्शंस हैं, यानी भिन्न संख्या हम कह लें। भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शंस। इन दोनों संख्याओं को मिला लिया जाए अगर, यानी भिन्न वाली संख्या और पूर्णांक वाली संख्या, इनको मिला लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या में हम कितनी चीज़ें समाहित कर सकते हैं। हमने जो चार्ट देखा था, चलिए एक बार हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं, वहाँ देख लेते हैं। चार्ट में हमने जो देखा था वो देख लेते हैं हम एक बार। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने चार्ट में जब शुरुआत की थी तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया। यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, और अगर उसी में शून्य को मिला लेते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर के बाद हमने कहा होल नंबर। होल नंबर में से यदि क्या, होल नंबर के हमने एक क्या बना लिया था, नंबर सिस्टम बना लिया था, यानी कि ये नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने का जो है, तो ये जीरो, जीरो के इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, ये पॉजिटिव संख्या है अनंत तक, और इधर नेगेटिव संख्या है। तो यही इतना है हमारा, ये पूरे सारे इंटीजर्स को दिखा रहा है। देखिए ये अनंत तक इधर, तो ये पूरा नंबर सिस्टम क्या है, ये है हमारा इंटीजर्स है, जिसमें से ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो को मिला लेते हैं तो ये इधर पॉजिटिव की तरफ अगर चले जाते हैं, जीरो को मिला करके हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हो जाते हैं हमारे। तो इंटीजर्स का मतलब हमने ये सब पढ़ रही जाए। इसमें सभी क्या दिखा रहे हैं, इंटीजर्स मतलब है का हिंदी में है पूर्णांक। तो ये सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब आधे अधूरे नहीं है, कह लीजिए। अगर ये आधे अधूरे हो जाए, यदि मैं इनको 2 हिस्सों में बांट दूँ, 3 हिस्सों में बांट दूँ, 4 हिस्सों में इन पूर्णांकों को बांट दूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, ये फ्रैक्शंस हो जाएंगे, भिन्न संख्या हो जाएंगी। और भिन्न संख्या यानी इसी में मैं यदि शामिल कर लूँ 2/3, 4/2, 4/5 मान लो, ये देखिए ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भिन्न संख्या है। अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए, शामिल करके निकाल के ले आए हम, तो यही चीज़ें क्या हो जाएगी, इसी को कहेंगे परिमेय संख्या। तो जो हम परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो परिमेय संख्याएं इस प्रकार की होंगी। क्या, परिमेय संख्याओं में, इसका मतलब परिमेय संख्याओं में ये सब शामिल होंगे। क्या क्या, नेचुरल नंबर होगा, सारे नेचुरल नंबर क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। शून्य भी देखिए, शून्य भी उसी में आ गया। देखिए डायग्राम में देखिए, शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। सारे धनात्मक पूर्णांक जो हैं, सारे धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। सारे ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं वो क्या है, वो भी परिमेय संख्या हैं।
अब ये हो गया भाई ये कि प्राकृतिक संख्या और जीरो को मिला लिए थे सारे पूर्ण संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, पूछा जाएगा क्या क्या होल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर हैं क्या, यानी क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। कह दिया जाए, फिर कह दिया जाए क्या भिन्न जो है, क्या जो भिन्न है यानी फ्रैक्शंस हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। अगर एक लाइन यहीं पर डाल दी जाए क्या जो है, अब क्या वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? नहीं, देखिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होगी, इसमें से परिमेय होगी और यह परिमेय होगी। तो ऐसे ही एक लाइन डाल दी जाएगी। तो हमें ये डायग्राम याद रहेगा। हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गए हैं, अपने ये नंबर से यहाँ पे आ गए हैं। इसके नीचे मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या की अब डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने चर्चा कर ली इसकी, आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में क्या हमें ध्यान रखना है। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखिए क्या कर रहा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि उसका एक अंश हो, p मतलब एक अंश हो, q मतलब एक हर हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर q जो है हमारा अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हम जानते हैं कोई भी संख्या है, हमने बात कर ली पहले ही, कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे, इसका मतलब है भाग ही देना है, इसका मतलब 2 में 0 से भाग दिया जा रहा है। 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये पूरे नंबर की बात करें यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ये कंडीशन लगाई जा रही है कि संख्या तो इस रूप में लिखी जा सके, उसका एक अंश हो एक हर हो, लेकिन नीचे जो हर वाला भाग है वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो एक परिमेय संख्या होगी, बशर्ते q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, p तथा q जो है पूर्णांक संख्या है, जहाँ पे p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स होने चाहिए, और परस्पर सह-अभाज्य भी होने चाहिए। ये क्या बात कह रहे हैं, सह-अभाज्य का मतलब हम समझ चुके हैं, सह-अभाज्य ऐसे नंबर होते हैं जो दो जोड़े में होते हैं, यानी यहाँ p और q को कहा जा रहा है ये आपस में सह-अभाज्य नहीं होना चाहिए। सह-अभाज्य नहीं होने का मतलब इसमें गुणनखंड के रूप में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम कहाँ पे ये नियम फेल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 2/3, चलिए ये देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। हम देख रहे हैं हाँ ये 2 है, ये 3 है। एक परिमेय संख्या है चूँकि 3 जीरो, नीचे वाला 0 नहीं है, दोनों में अंश है 2 रहे 3। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। साथ में देख लें क्या दोनों में कोई गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं कॉमन हो रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं कह दूँ 4/6 कर लूँ, चलो 4/6 को अगर मैं कहूँ परिमेय संख्या है, तो देखिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हर तो 0 नहीं हुआ, अंश भी है हर भी है, हर 0 नहीं हुआ, यहाँ तक कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 4 में 2 गुणे 2 है और 6 में 2 गुणे 3 है, तो देखिए इसका एक गुणनखंड जो है जो 2 है वो कॉमन मिल रहा है। तो अभी तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है उसी को लासा कहते हैं, सॉरी मासा कहते हैं। तो मासा को हटा देते हैं, यानी हम इसे 2 से दोनों को काट सकते हैं, दोनों में 2 काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो इसे 2 यहाँ बच गया, 2 से इसे काटेंगे 3 यहाँ बच गया। तो ये वास्तव में ये 2/3 था, तो हम इसे सरलीकृत कर लेंगे, सरलतम रूप में लिख लेंगे, तब कहेंगे परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये बातें जोड़ी गई। ठीक है, ये नई बात जोड़ी गई भाई कि सह-अभाज्य जो होनी चाहिए, दोनों संख्या सह-अभाज्य होनी चाहिए ताकि उनमें कुछ ना कटे, यानी सरलतम रूप की बात कर दिया। बाकी परिमेय संख्या की परिभाषा इतनी है भाई, परिमेय संख्या तो हुई ना, ये 4/6 की मैं बात करूँ तो परिमेय संख्या तो है ये, बशर्ते इसमें से जो कॉमन है उसे हटा दीजिए काट के। तो यानी कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसे उनमें अंश हो और हर हो, और नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं हम आगे। हाँ तो हाँ यहाँ हम बात कर लेते हैं क्या हमारे सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है। पहले 0 की बात कर लेता हूँ। 0 भी हमारी क्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या होल नंबर में आती है। देखिए होल नंबर है और ये इंटीजर्स में भी शामिल है, यानी पूर्णांक भी है। तो पूर्णांक देखिए क्या, ये अगर पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या भी होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है पूर्णांक संख्या। देखिए 0/1 कर सकते हैं, हम जानते हैं 5 में 1 से भाग देंगे 5 ही आएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी हम किसी भी संख्या में 1 से भाग दे देते हैं
तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये कह दूसरे शब्द में ये कह लें, किसी भी संख्या का हर जो है वो 1 बनाया जा सकता है, इससे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही किसी संख्या में 1 से गुणा किया जा सकता है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें जहाँ ज़रूरत होगी गुणे के रूप में 1 चाहिए, ले लेंगे, क्योंकि भाई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, संख्या हमारी वही रही। हमारे पास 5 था, 5 ही रहा, ठीक है। हमारे पास 10 है, 10 में हमने 1 का गुणा कर लिया, 10 ही रहा, कुछ अंतर नहीं आया। तो अगर हम गुणे के रूप में 1 चाहते हैं तो ला लेंगे, ऐसे भाग के रूप में चाहते हैं 1 ला लेंगे, तो 10/1 कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो अब अंश भी आ गया, हर भी आ गया, और हर का मान 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इस तरीके से सभी परिमेय संख्या, सभी क्या होंगी, सभी संख्याएं जो होंगी, पूर्णांक संख्याएं जो हैं सभी, वो सभी क्या होती हैं, हम कहें क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, परिमेय संख्या होती है। चलो 2 देख लेते हैं, -2/1 कर सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। हमने ये नहीं कहा कि संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये अंश है, ये हर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर भी ये पूर्णांक संख्या यानी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसने कंडीशन को फॉलो किया। कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि भाई अंश और हर होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम कहें 2/-3 हमने रख लिया, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं परिमेय संख्या और भिन्न वाली संख्या में। भिन्न संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, भिन्न संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। वो पूर्णांक को आप नहीं कह सकते, यानी उसको आप बांट कर, जैसे हम कह रहे हैं 2 भी क्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 एक क्या है, ये भिन्न संख्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। 2/3 ले लीजिए, ये एक फ्रैक्शन है। देखिए इनके मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दूं तो एक पूर्णांक ना मिल जाए, अगर पूर्णांक मिल जाएगा तो ये भिन्न संख्या नहीं होगी, यानी ये पूर्णांक नहीं मिलनी चाहिए, भाग देने पूरा पूरा नहीं बटना चाहिए। अगर हम 12/3 कह दें तो ये कोई भिन्न नहीं है, ये हम कहेंगे ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, काट देंगे 4 आ जाएगा, देखो, जो कि पूर्णांक संख्या आ जाएगी। ये हम कहेंगे ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न नहीं है, भिन्न संख्या नहीं है। भिन्न संख्या में बटना नहीं चाहिए, ये एक भिन्न संख्या है। और भिन्न संख्या में दूसरी बात क्या है, परिमेय संख्या से क्या अलग है कि भिन्न संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी आप नीचे या ऊपर जो है, अगर दोनों में लग गया तब तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक में किसी या ऊपर या नीचे आप नेगेटिव नहीं रख सकते। अगर आपने नेगेटिव रखा, 2/3 लिखा, ये भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या लेकिन भिन्न नहीं है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में कितना अंतर आया, एक तो परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक वाली भी हो सकती है, दूसरी बात नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन भिन्न में ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी। भिन्न में क्या होगा, जो फ्रैक्शंस हमारे वो हमेशा नीचे वाले से ऊपर में भाग देने भी कभी पूरा नहीं जाना चाहिए, यानी कटना नहीं चाहिए, यानी पूर्णांक नहीं होना चाहिए कोई भी। यानी हम कहें पूर्णांक संख्याएं क्या भिन्न होती हैं, नहीं, तो वो भिन्न संख्या नहीं होती है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे अंतर भी। चलिए यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे हम देख लें, कह रहे परिमेय संख्याओं को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये यहाँ आपको दिखाया गया कि भाई 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 कर सकते हैं आप, -4 भी एक परिमेय संख्या है, 1/7 भी एक परिमेय संख्या है, -3/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो यानी परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर, हर को कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो शून्य नहीं रखना है आपको। दूसरी बात, सभी पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। देखिए ये स्टेटमेंट याद रखना है, हमने अपना अगर हम वो डायग्राम ही याद रखते हैं तो हमें बहुत कुछ उससे जानने को मिलेगा, ये हम देखेंगे। यानी सभी हमारी परिमेय संख्याएं जो हैं, सभी पूर्णांक संख्या, सभी इंटीजर्स जो हैं वो एक परिमेय संख्या होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ये सारी देखो दिखा दे, 0 भी है, 0/1 कर लीजिए, ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, -2 भी है, ठीक है, ये सारी। और कह रहे हैं सभी दशमलव संख्याएं, चाहे वो शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव, एक परिमेय संख्या होती है। भाई शांत या अशांत दशमलव क्या होता है, हम दशमलव पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी, जैसे ये समझ लीजिए भाई, सभी दशमलव संख्याएं जो होंगी वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखो अशांत दशमलव वो होता है अगर दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसे 4 4 4 बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम अब मान लेते हैं ये बट ही नहीं रही, 4 4 4 बार चली जा रही है। जैसे आप देखिए ये 4 से भाग दीजिए, दशमलव कैसे लिया जाता है, तो जैसे आपने 4 में भाग दे रहे हैं 9 का, 4 में 9 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जाता है, पहले बार दशमलव लगाते हैं, 0 आता है, तो 9 चौके 36 हो गया। अब 4 बार गया 36 आ गया, एक बार दशमलव लगाने के बाद आप बार 0 उतार सकते हैं, 0 आ गया, फिर 40 हो गया, फिर ले जाएंगे 4 बार, फिर 36 आ जाएगा,
फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार सकते हैं, फिर आप 4 लगातार, आप कटेगा ही नहीं है, 4 बार जाता रहेगा। तो ऐसे दशमलव को 0.444 मिल रहा है, तो जो वो रिपीट हो रहा है बार बार, उसी के ऊपर एक बार लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं आसान दशमलव। तो ये आसान दशमलव है, लेकिन ये भी क्या था, देखिए 4/9 था ना, तो 4/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आसान दशमलव जो है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। अगली बात हम देख लेते हैं, चलिए हम यहाँ देखते हैं, हमने बॉडमास देखा था। बॉडमास से हम क्या करते हैं, बॉडमास से आप ये हल करने का प्रयास करेंगे। बॉडमास में हमने पहले बात की थी, पहले ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट हल होता है पहले, यानी बॉडमास तो पहले क्या, पहले ब्रैकेट हल होते हैं, फिर ऑफ यानी गुणा का, जिसे हम कहते हैं हिंदी में का कहते हैं, वो हल होता है, फिर डिवीजन यानी भाग हल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा हल होता है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये हल होते हैं। ब्रैकेट में भी पहले क्या, पहले रेखा ब्रैकेट हल होता है, फिर ये छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये बड़ा ब्रैकेट कहते हैं हिंदी में ये सब, तो इससे हम हल करते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक जैसे एक आध इसमें हल कर लेते हैं, बाकी आप हल करेंगे इसमें। जैसे हम देखिए ये रेखा ब्रैकेट इसमें दिख रहा है, रेखा ब्रैकेट भी है, देखिए ये है छोटा ब्रैकेट, ये है मझला ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट, सब है इसमें, देखिए, ठीक है। तो हम पहले क्या हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे रेखा, पहले हम जो रेखा ब्रैकेट इस पर खींचा गया इसको हल करते हैं, लाइन ब्रैकेट को। लाइन ब्रैकेट 4, देखिए ये दिख रहा है 4 में से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये बन गया 5/1, यानी ये रह गया छोटे ब्रैकेट के अंदर 5/1 रह गया। तो 5 में जब 1 से भाग देंगे, 5 में 1 से आप जब भाग देंगे यहाँ पे, तो 5 ही रहेगा। तो ये छोटा ब्रैकेट भी हट गया, छोटा ब्रैकेट हट गया, तो यहाँ 5 रह गया। तो अब मझला ब्रैकेट के अंदर रह गया 6 माइनस में 5, जिसे हम करली ब्रैकेट कहते हैं। अब ये हल होगा, जब ये हल होगा, देखिए 1 आ गया, 1 हल होगा तो हमारा जो लार्ज वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये रह जाएगा, इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट कहते हैं ना इंग्लिश में, ये और ये इसमें से बच गया 1, यानी इतना रह गया। जब इसे हल करेंगे हम, पहले इसे हल करना है, तब जब इसे हल करेंगे तो यहाँ आ गया 2, तो हमारे पास 2 माइनस यहाँ 2 बचा, तो घट करके कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हल किया जाता है एक एक ब्रैकेट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हल करते हुए हम निकाल सकते हैं। तो आप ये ट्राई करेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या देख रहे हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू देखने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको मॉड, या इसे हम मॉडुलस कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में मॉड कह देते हैं। क्या कहते हैं, मॉड। किसी भी इंटीजर्स का मॉडुलस उसका संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है, किसी भी इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब किसी पूर्णांक मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स कहते ही आपका ध्यान जाना चाहिए -1 -2 -3 अनंत तक, 0 साथ में +1 +2 +3, ये इंटीजर्स हैं सारे। तो इंटीजर्स कहते ही आपको पॉजिटिव वाला ही नहीं सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब सोचना है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक इंटीजर्स मान लिया x है, इंटीजर्स मान लिया, ये हम जनरल में मानने के लिए किसी भी इंटीजर्स को यहाँ रख सकते हो, 5 रख सकते हो, -5 रख सकते हो, -10 रख सकते हो। हमने ये x मान लिया। अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस को निकालने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि ये है इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, और मॉड्यूलस जो निकलता है, इसका मॉड्यूलस निकल के आता है, तो इसका संख्यात्मक मान जो रहेगा वही इसका मान है। हालांकि हमने कहा मान लीजिए ये -5 है, लेकिन मॉड का मान क्या होगा 5। हम यहाँ इसका चिन्ह कंसीडर करते ही नहीं है, यानी इसका चिन्ह कंसीडर नहीं होता। लेकिन अगर कोई कहे कि -5 का मॉड बता दीजिए, मतलब ये हुआ कि -5 का मॉड बता दीजिए, तो आप इसको कैसे रखेंगे, ये मॉड में रख लेंगे, लेकिन इसका मान क्या होगा 5। ये कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। यानी कि मॉडुलस जो होता है वो किसी भी इंटीजर यानी किसी भी पूर्णांक का मॉडुलस जो होता है, यानी जो मॉड होता है, उसका संख्यात्मक मान होता है। चिन्ह आप छोड़ दीजिए, चिन्ह को छोड़ दीजिए, और उसको दर्शाते हैं ऐसे रूप में दर्शाते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, और उसका मान हमेशा पॉजिटिव वाला मान ही होता है, उसका संख्यात्मक मान होता है, ये आप कह लीजिए। तो बहुत आसान है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ -5 को दिखाया गया, इतना पॉजिटिव है तब भी 3 ही है इसका मान, तो संख्यात्मक मान ही उसका मान होता है मॉडुलस में। अब देखिए जैसे कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a का मॉड निकालें या हम -a का मॉड निकालें, तो ये क्या है, ये बराबर ही तो आएगा, क्योंकि इनका संख्यात्मक मान हो। जैसे हम 5 का मॉड निकालें तो क्या निकल के आया 5, a का मान 5 मान ले रहा हूँ मान लीजिए, और -5 का निकालता तब भी क्या आता है, क्योंकि इसके संख्यात्मक मान होता है 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, चाहे 5 का मॉडुलस लें चाहे -5 का लें, बराबर होगा। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है, चाहे आप a का लीजिए चाहे
ये जनरल रूप में लागू कर दिए गए, चाहे माइनस ही का लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर ये बराबर है तो देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ, ये बराबर है। देखिए हम कह रहे हैं दूसरा वाला नियम ये कह रहा है, ये सब देखिए ये सांकेतिक रूप में है, इन सब के प्रयोग हो जाते हैं। अगर एग्जाम में ही ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे। तो हम यहाँ बात करने वाले, अगर मॉडुलस हम दो संख्याएं, दो इंटीजर्स ले लिया हमने, एक 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, ठीक है, इनका ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। हम जानते हैं अगर गुणा ना लगाएं तब भी इनके बीच क्या होता है, गुणा होता है। अगर मैं इन दोनों का मॉडुलस ले लूँ, ठीक है ना, तो मॉडुलस का मतलब 3 दूनी 6 गुणा हो जाएगा। 6 का मॉडुलस मैंने लिया, 6 का मॉडुलस क्या निकलेगा, संख्यात्मक मान 6 आएगा। अगर मैंने इसका दोनों का गुणा करके इकट्ठे मॉडुलस ना निकाला होता और अलग अलग निकाला होता, 3 का मॉडुलस निकालते फिर गुणा करते, 2 का मॉडुलस निकालते, तो 3 का मॉडुलस 3 ही होता, 2 का मॉडुलस 2 होता, कितना आता, 6 ही आता ना। तो हम यहाँ कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि भाई चाहे आप उनका पहले गुणा कर लीजिए, जो दोनों इंटीजर ले रहे हैं पहले उनका गुणा कर लीजिए तब मॉडुलस निकालिए, या पहले उनका मॉडुलस निकाल लीजिए, उनका मॉड निकाल लीजिए, उसके बाद गुणा कीजिए, तो क्या आएगा, एक ही मान आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा ये हमने पहले इन दोनों का गुणा किया तब इनका मॉड लिया, तो वही उतना आना है जितना इनका पहले हमने मॉड ले लिया होता और गुणा कर लिया होता, वही आता। यानी ये सत्य है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए क्या ये बराबर ये हो सकता है, हाँ सत्य है, सही है। ऐसे भाग वाला है भाई, अगर हम पहले भाग कर लें, अगर ये 4 है और ये 2 है, ठीक है ना, हम पहले भाग कर लें उसके बाद मॉड निकालें इनका, तो भाग किया 2 आया, 2 का मॉड क्या आया, 2 आया। लेकिन अगर पहले हम क्या करते, पहले मॉड ले लेते 4 का मॉड, फिर भाग करते 2 का मॉड, तो वही आता। देखो 4 उसका मान हुआ 4, इसका मान हुआ 2, 2 ही आएगा, तो वही चीज़ आएगी। तो यानी भाग के लिए भी सही है, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं हम। हाँ, अब यहाँ हम देखने वाले हैं, इसका मॉडल लें और ऐसा मॉडल लें, तो कह रहा है ये वाला हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, या बड़ा होगा या बराबर होगा, ये वाला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा चिन्ह है, हालांकि यहाँ पे सही से बन नहीं पाया है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ये चीज़ का कि भाई ए है मान लो, ठीक है ना, ये बता रहा है ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ लें उसके बाद मॉड लें, उसके बाद या तो ये क्या होगा, या तो ये वाला बड़ा आ जाएगा या क्या आएगा, या बराबर आएगा, ठीक है। ये कर इन दो इंटीजर्स कह रहे हैं, दो इंटीजर्स आप ले लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे, या तो बराबर आएगा या तो क्या बड़ा आएगा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। दो इंटीजर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है, दो इंटीजर्स ले रहा हूँ। एक इंटीजर लिया मैंने, ए का मान मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लीजिए ए का मान मैं ले रहा हूँ 2 और बी का मान ले रहा हूँ 3, ठीक। ये पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे लेने हैं, मैंने पॉजिटिव ले लिए दोनों। चलो जब पॉजिटिव ले रहे हैं तब देखते हैं क्या आता है। हम पहले इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का मॉड लेने का मतलब दोनों को जोड़ लें, तो हम पहले जोड़ लें, पहले जोड़ा हमने 3 2 5 हो गया, यानी ए प्लस बी का मॉड लेने का मतलब है दोनों को जोड़ के मॉड लो, यानी 5 का मॉड जोड़ लिया हमने, 5 का मॉड लिया यानी 5 आ गया। देखिए अगर ये काम मैंने ना किया होता और अलग अलग किया होता, यानी पहले ए का मॉड ले लेते, तो ए का मतलब है 2, तो 2 का मॉड हमने लिया और आया 2, और बी का मतलब है 3, तो 3 का मॉड लिया होता हमने, तो 3 आता। अब इनको जोड़ लें, यानी दोनों के अलग अलग मॉड निकाल करके तब जोड़ लें, यानी दोनों को जोड़ करके मॉड ना लें, अलग अलग निकाल के, तब भी देखिए 5 आया। तो इस केस में क्या हो गया भाई, हमने क्या किया, यहाँ मॉड जोड़ा ए में मॉड बी जोड़ दिया, तो भी क्या आया, 5 आया। इसका मतलब इससे ये सिद्ध हुआ कि भाई मॉड ए प्लस में मॉड बी इकट्ठा दोनों को जोड़ लें उसके बाद मॉड लें, तब बराबर क्या होता है, मॉड ए प्लस में मॉड बी। चलो ये तो बहुत आसान हुआ कि ये चीज़ दिखा लिया। अब हम ये दिखाने वाले हैं कि भाई एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये बड़ा भी हो जाएगा, जब ये वाला बड़ा आएगा। चलिए देखते हैं ऐसा कब बड़ा होगा। हाँ, यहाँ पे जो ये चिन्ह हम लगा देते हैं, इसका मतलब है कि जैसे हमने ये लगाया, पहले इस चिन्ह को ही समझ लीजिए, इसका मतलब है ए और बी को जोड़ूँ उसके बाद मॉड लूँ, ठीक है ना। तो जो मान आएगा वो ए का मॉड निकाल लूँ, बी का मॉड निकाल लूँ, उसके बाद दोनों को जोड़ लूँ, तो या तो क्या, या तो इसका मान जो जोड़ने पे यहाँ जो आएगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हमने अभी बराबर वाला दिखा दिया लेकर के। अब ये बड़ा कब हो जाएगा, बड़ा के सेंस में देखते बड़ा कब हो जाएगा। ए का मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ, अब लेता हूँ मैं ए का मान ले लिया मैंने 2, और बी का मान बस यही 3 की बजाय क्या ले लिया मैंने, 3 की बजाय मैंने ले लिया यहाँ पे -3 ले लिया। चलिए अब निकाल के देखते हैं।
तो हमने जैसे ही ए माइनस ए प्लस बी निकालना था ना, ए प्लस बी करेंगे उसका मॉड लेना है। तो ए प्लस बी देखिए क्या है, इसका मतलब 2 प्लस और माइनस गुणा हो गया माइनस, इतना हो गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस डायरेक्ट रख दूंगा तो गुणा हो गया माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे कितना मिला, -1 मिला। -1 का मॉड क्या होगा, हम जानते हैं संख्यात्मक मान होता है 1, यानी ए प्लस बी का जो मान निकल के आया वो 1 निकल के आया। लेकिन अगर मैं अलग अलग ले लेता, ए का मॉड ले लेता, तो ए का मॉड मतलब 2 का मॉड, 2 का मॉड लूँगा तो आएगा 2। ऐसे बी का मॉड ले लेता तो बी का मॉड क्या आएगा, बी का मॉड आएगा -3 का मॉड, यानी कि ये भी 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो देखिए बड़ा आया कि नहीं आया, ए का मॉड प्लस बी का मॉड अगर मैं जोड़ लूँ 5 आ जाएगा। अब देखिए इस वाले से बड़ा आ गया, यहाँ 1 आया वहाँ वो आ गया। तो अगर ये ऋणात्मक, चूँकि हम यहाँ संख्या तो भाई इंटीजर ले रहे हैं ना, चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव, सब पे लागू होना चाहिए। इस तरीके से अगला कहा जा रहा है, अगले में कहा जा रहा है यदि मॉड ऑफ ए से के बड़ा है, यानी अगर ए जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो मॉड है वो क्या हो रहा है, या के उसका मान के है या के से बड़ा है, ये बात कहा जा रहा है। तब जो ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान क्या होगा, के के बराबर हो सकता है, यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस बात को। हाँ चलिए देखते हैं अब इस बात को। हमने कहा कि मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ए का मान 3 ले लिया, या ए का मान ही मैं -3 ले ले रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब मैं के ले रहा हूँ, के का मान एक बार मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है ना, या मैं ए का मान मान लो, ए का मान 3 है तो मॉड ऑफ ए का कितना आ गया मान 3, ये के है। देखिए मॉड यही तो निकाल रहा था मैं, जो मॉड का मान आएगा उसे के कहूँगा, ये के है। जबकि यहाँ पे जब था तो इसे क्या कह रहा था, ए कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, ए। ठीक है, तो ए का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, अब हम कहेंगे अगर नेगेटिव वाले का लेते तो क्या आता, नेगेटिव वाले का मॉड लेते तब भी 3 आता। देखो तो कहने का मतलब है ये, ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए का मान है हमेशा 3, ठीक है, हमेशा ये 3 है, यानी ये के है, हमेशा 3 है, तो ए के क्या, ए का मान कहाँ कहाँ के किसके किसके बीच में होगा, ए का मान या तो -3 होगा, या तो ए का मान क्या होगा, या प्लस में 3 होगा, तभी तो के का मान 3 आ सकता है। तो यानी ए का मान जो होगा वो इससे ये 3 बड़ा होगा और इससे ये 3 छोटा होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। ऐसे यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ए माइनस बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, ठीक है ना, ए माइनस बी लेस देन है, ये के वाला बड़ा है, ठीक है ना, तब यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगी, इनके बीच में लाई करेगा। तो देखिए वही चीज़ है, ए माइनस बी ऐसे हो गई। या आप देखिए इस बी को ट्रांसफ़र कर लीजिए, बी को ट्रांसफ़र करेंगे, अगर बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए इधर ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला हो गया। अगर बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बी इधर प्लस हो जाएगा। देखिए ये ध्यान दीजिए, ये भी सीखना पड़ेगा कि ए माइनस बी अगर हमारे पास है, हम कह रहे हैं इधर ये के है, इधर ये के है, माइनस के, ठीक। हम यहाँ बीच में समझ लीजिए बराबर वाला जो चिन्ह होता है, जैसे हम जब इधर 2 समीकरण होते हैं, इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अगर हम यहाँ से ए को छोड़ दें, केवल बी को उधर लेके चले जाएं, तो ए इधर छूट गया और ये के बी इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था यहाँ। अगर यही बी इधर आ जाता, ए को इधर छोड़ते बी इधर आ जाता, तो बी इधर प्लस हो जाता, तो बी और माइनस में के था, ये रख दिया, तो बी माइनस के और ये चीज़ हो जाएगी। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान है 5 कह रहा है, तो x का मान बता दीजिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मॉड में जो भी मान है उसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो हमने ये रख लिया है पॉजिटिव होगा और बराबर 5 रख लिया। तो अभी ये 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, कितना होगा, देखिए 7 हो गया भाई, 2 3 ये 2 और 5 जुड़ करके 7 हो गया। तो x का मान कितना होगा, 7 होगा यहाँ पे। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है। देखो हमारे पास है 27 माइनस में 9x माइनस में 8, ये है, ठीक। ये मुझे इसका क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है, मतलब इसका सब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे 27 में से कम घटे, ये बात ध्यान दीजिए।
अगर मैं कह रहा हूँ मैं इस पूरे का मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ, तो देखिए 27 में से इतना घट रहा है, मैं चाहता हूँ कि 27 में से कम घटाऊँ ताकि जो है वो मिले, ठीक है ना। तो कम से कम घटाने का मतलब है इतने का मान मैं जीरो मान लूँ, अगर मुझे कुछ ना घटाना पड़े तो 27 का 27 पूरा बच जाएगा भाई, 27 का 27 पूरा बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान जीरो मान लेंगे, ठीक है ना, इसका मान जीरो मान लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई जीरो तो कभी मिल ही नहीं सकता है, जीरो तो कभी मिल ही नहीं सकता है, हमेशा इसका मान क्या मिलेगा हमें, हमेशा इसका मान हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव में मिलने का मतलब क्या है, यक्स का एक ऐसा मान रख दूं जो क्या करे, अंदर वाले का मान कम से कम ले आए, ठीक है, कम से कम ले आए। तो भाई चूंकि क्या है, अंदर वाले का मान अगर हम जीरो लाना चाहते हैं, जीरो तो आएगा नहीं, तो यक्स का मान अगर मैं एक रख दूं, यक्स का मान एक रख दूं तो ये हो जाएगा, देखिए 9 का 9, ये घट जाएगा 8, तो बचा एक, यानी ये मॉड ऑफ एक का हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें कितना, मॉड ऑफ एक, यानी इसमें से घट जाएगा तो 26 आ जाएगा इतने का मान टोटल। तो इस तरीके से आप और जो अन्य हैं इनको आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं अगले पार्ट में हम देख ही लेंगे इनको। अब हम यहाँ पे हमने देख लिया सारे नंबर सिस्टम को हमने देख लिया। अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे जो हालांकि हमने इनकी बात कर रखी है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं इनको हिंदी में गुणक कहते हैं और मल्टीपल्स को कहते हैं गुणज। गुणज क्या है, जैसे गुणज मतलब है गुणा करने के बाद जन्म लेने वाला, इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। जैसे 5 का गुणज, 5 में गुणा करूँ जो निकल के आए उसे हम कहेंगे 5 का गुणज। जैसे 5 में 2 का गुणा कर दिया 10 आ गया, तो 5 का गुणज 10 है। 5 में 3 का गुणा किया, 5 का गुणज है 15। 5 में 4 को गुणा करने पे जन्म हो रहा है, देखिए इनका, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। तो गुणज इंग्लिश में ध्यान रखना है कि समझ लीजिए 5 का पहाड़ा, 5 में किसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है 5 का गुणज है। तो जैसे ये देखिए 5 में हमने अगर 3 में 5 का गुणा किया तो मिला 15, तो आप इसे 3 का भी गुणज कह सकते हैं, 5 का भी गुणज कह सकते हैं। अगर 3 देखिए 3 में 5 का गुणा किया 15 मिला, तो ये 3 का भी गुणज है क्योंकि 3 में 5 का गुणा करने पे मिला। उल्टा देख लीजिए 5 में 3 का गुणा करने पे मिला तो 15, 5 का भी गुणज है 15, तो ये ध्यान देंगे आप। और ये क्या है, अब उल्टा देख लीजिए 15 को अगर मैं तोड़ दूं तो इसके गुणनखंड है, देखिए ये इसको हम गुणनखंड कहेंगे, इसको फैक्टर्स कहेंगे। अब उल्टा देखेंगे तो अब फैक्टर्स, अब अगर किसी भी संख्या को हम अगर गुणनखंड के टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एक एक खंड गुणे के रूप में जुड़े हैं वो, तब हम उसे कहेंगे गुणनखंड कहेंगे, यानी 15 के गुणनखंड है 5 और 3, इसे फैक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उल्टा देखेंगे तो आप इस तरीके से दिखेगा, इसका मतलब है जब दो या अधिक इंटीजर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे देखो हम, तो प्राप्त संख्या को उनका गुणनफल प्रोडक्ट कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट कहा जा रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट कहा गया, जो रिजल्ट हमने जो यहाँ से गुणा किया, गुणा करने को हम कहते हैं, जो मिलता है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। या इसी को हम क्या कहते हैं, 15 को 3 तथा 5 का गुणनफल कहते हैं, ठीक है, गुणनफल भी कहते हैं। इसी को 15 को ही हम 3 का गुणज भी कहते हैं, 5 का भी गुणज कहते हैं इसे। तो हमने जो बात की वहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है ना। हालांकि ये क्या है, ये गुणा हमने दो संख्याओं का गुणा किया तो जो रिजल्ट निकल के आया एक शब्दों में से कहते हैं प्रोडक्ट। ये क्या किया हमने, ये जो निकल के आया ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, या इसी को हम कहते हैं गुणनफल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं गुणनफल, इंग्लिश कहते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला ये अलग बातें हैं, लेकिन मैं इसे अगर मल्टीपल कहना चाहता हूँ, 3 का ये मल्टीपल है 15 और 5 का भी मल्टीपल है 15, ठीक है। उल्टा कहूँगा तो 15 का फैक्टर है 3, 15 का फैक्टर है 5, ये ध्यान देंगे आप। तो एक संख्या ए हम कह रहे हैं एक संख्या, अब यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ में सबसे बड़ी चीज़ ये सीखनी है कि 15 जो है 15 के गुणनखंड निकल के आए 3 और 5। तो जो गुणनखंड है, गुणन कोई भी संख्या, जैसे संख्या 15 है इसके गुणनखंड हैं 3 और 5, तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से यानी अपने फैक्टर्स से पूरी तरीके से बढ़ जाती है। हमें यही चीज़ें यहाँ समझनी है। देखिए 15 के फैक्टर्स आए 3 और 5, 3 से भी 15 बढ़ जाता है और 5 से भी 15 बढ़ जाता है। तो हमें क्या निष्कर्ष मिला कि कोई भी संख्या हो वो अपने फैक्टर्स से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। क्या होती है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, कोई ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित कर दे रही है, कोई ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या को विभाजित कर दे रही है, वो जिस संख्या को विभाजित कर रही है उस संख्या का फैक्टर होती है। ठीक, ये देखिए उल्टे शब्द में कह दिया हमने, 3 क्या है,
3 से 15 विभाजित हो जा रहा है। तो हमने क्या कहा, कोई भी संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित कर देती है, ठीक है। तो 3 के लिए हम कह रहा हूँ कोई भी संख्या किसी संख्या को विभाजित कर 15 को विभाजित कर दे रही है, तो ये उस संख्या का क्या होती है, गुणनखंड होती है। 3 गुणनखंड है इसकी, और जो विभाजित हो रही है वो गुणज होती है उसकी। तो ये उल्टा घुमा करके उसी चीज़ को जो कहा जा रहा है वही चीज़ें यहाँ कही गई हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे 15 पूर्णतः विभाजित है, देखो कितने से, एक से तो हर संख्या विभाजित होती है, 3 से, 5 से, 15 से। इसलिए देखिए क्या है, 15 के गुणक जो हैं, फैक्टर्स क्या हैं, 15 के गुणक क्या क्या निकल के आए, देखो 15 के गुणक जो हैं वो 1, 3, 5, 15 है। अच्छा, फैक्टर्स यहाँ देखेंगे, फैक्टर्स में, हाँ फैक्टर्स उसके वो चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स में हम देखेंगे, हमने जो अभी तोड़ा था वो भी उसके होते, देखिए 3 और 5 थे, लेकिन 15 से भी संख्या बढ़ जाती है ना। तो गुणक यानी फैक्टर्स आप कहेंगे, तो फैक्टर्स में वो संख्या खुद अपनी एक फैक्टर होती है, ठीक है ना, फैक्टर्स होती है। और एक भी एक फैक्टर्स होता है उसका, ठीक है। यानी कोई भी संख्या, हम कह रहे हैं 15 के फैक्टर मुझे निकालना है, 15 का फैक्टर क्या है, 15 का फैक्टर हर वो संख्या है जो 15 को डिवाइड कर देगी, ठीक है। अगर हम निकालें कि 20 के फैक्टर्स कितने हैं, 20 के फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स की संख्या कितनी है, अगर मैं 20 के फैक्टर्स निकालने जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा 20 1 से बढ़ जाता है, जिन जिन संख्याओं से बढ़ जाता है वो सारी संख्याएं इसकी फैक्टर हैं। 1 2 से बढ़ जाता है, 4 से बढ़ जाता है, 5 से बढ़ जाता है, 10 से बढ़ जाता है, और खुद 20 से बढ़ जाता है। तो 20 के कितने फैक्टर्स निकल के आए, अगर 1 को भी शामिल करें और इस संख्या को भी शामिल करें तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आए इसके निकल के, ठीक। तो ये ध्यान देंगे। हाँ, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, जहाँ पे 1 और 5, 1 और 15 को छोड़ दीजिए, देखिए क्या करें कि, अच्छा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अच्छा 1 को छोड़ दीजिए, 1 को क्या कहा जाएगा, 1 और इसको फैक्टर, देखिए 3 और 5 को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर फैक्टर कहा जाएगा, और 1 और 15 को 15 का इम्प्रॉपर फैक्टर कहा जाएगा। चलिए हम 20 के बारे में देख लें। अभी हमने 20 का कहा, तो 20 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ये जो देखिए ये संख्याएं क्या है, ये है प्रॉपर फैक्टर, इसके 20 के प्रॉपर फैक्टर हैं। और ये दोनों 1 और वो खुद संख्या, ये क्या है, इम्प्रॉपर फैक्टर है, ठीक है, इम्प्रॉपर फैक्टर है। इस तरह 1 तथा दी गई जो संख्या है वो भी फैक्टर होती है उस संख्या का, लेकिन वो इम्प्रॉपर फैक्टर होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जैसे 20 के देखिए, 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 24 के फैक्टर्स निकाले गए, 1 से बढ़ती है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, कितने फैक्टर्स निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स है इसके 8 फैक्टर्स हैं, जिसमें से 6 प्रॉपर फैक्टर हैं और 2 इम्प्रॉपर हैं। ऐसे ही 36 के देखिए, 36 के कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स आए इसमें, जिसमें से 7 इसके प्रॉपर फैक्टर हैं, 2 इम्प्रॉपर। ऐसे 48 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर है इसके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब। और दूसरी बात, अब इसी को उल्टा कहा जा रहा है, 2 के गुणज कह लें या अपवर्तक भी, हिंदी में अपवर्तक भी कहते हैं, इसे मल्टीपल्स कहते हैं इसे। तो 2 में गुणा करते जाइए, 2 में 1 का गुणा किया 2 मिला, 2 का गुणा किया 4, यानी पहाड़ा कह लीजिए आप। अपवर्तक मतलब पहाड़ा होता है। तो ये आप कह लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीपल है, मतलब इसमें गुणा करते जाइए। 2 में 1 का गुणा किया 2 से किया, 0 से करेंगे 0 मिलेगा, तो 0 को नहीं लेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से आप 10 के आगे भी जा सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, 7 के मल्टीपल, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जानते रहेंगे। यानी अब यहाँ बात करें हम, तो हर मल्टीपल क्या होता है, उस संख्या से बढ़ जाएगा जिसका मल्टीपल है वो। जैसे मैंने कहा 12 2 का मल्टीपल है, तो 12 जो मल्टीपल है ये 2 से बढ़ जाएगा हमेशा। लेकिन इधर बात करेंगे, इस संख्या ये जो संख्या है ये उल्टा चल रही, देखिए ये संख्या इन संख्याओं से बढ़ जाएगी हमेशा, यानी गुणक से हमेशा बढ़ जाएगी। लेकिन इधर ये जो मल्टीपल हैं ये इनसे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, उनके बारे में देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक जो है हमारा वो प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है। एक प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर ये होता है, और एक संख्या खुद ही होती है, और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक फैक्टर होती है। तो ये दो बातें जिसे हम इम्प्रॉपर फैक्टर कह रहे थे, एक भी हर संख्या का फैक्टर होता है और संख्या भी स्वयं का भी एक फैक्टर होती है। एक के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर अवश्य होते हैं। क्या कह रहा है,
एक के अतिरिक्त, अगर एक को आप छोड़ दीजिए तो एक के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर अवश्य होते हैं। एक तो एक तथा वह स्वयं संख्या, ठीक है, एक तथा वो स्वयं संख्या, ठीक है ना। एक के अतिरिक्त मतलब यहाँ एक को छोड़ दीजिए, ठीक है, एक को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक में भाई एक ही मिलेगा ना, एक ही मिलेगा। लेकिन आप 2 ले लीजिए, तो 2 में बात किया जा रहा है एक, एक इसका एक फैक्टर एक है, एक ये 2 है, देखिए तो 2 फैक्टर हैं। यानी हर संख्या का बात की जा रही है, हर संख्या के 2 कम से कम 2 फैक्टर अवश्य होंगे। कौन कौन से? एक और जो इम्प्रॉपर हैं, एक और वो खुद वो संख्या। जैसे हम 5 का फैक्टर निकालने जा रहे हैं, एक तो एक फैक्टर उसका हो गया, एक 5 हो गया, तो इसके 2 फैक्टर आए कम से कम ना, 2 फैक्टर आए। लेकिन हमें ये संख्या, अगर मैं संख्या एक का फैक्टर निकालने चल रहा हूँ, एक का तो एक ही होगा ना, तो एक को इसीलिए कह रहा है एक को छोड़ दीजिए, तब हर संख्या के 2 फैक्टर कम से कम होंगे, 2 फैक्टर। और वो क्या होंगे? वो एक तो एक उसका फैक्टर रहेगा और स्वयं वह संख्या रहेगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक के अतिरिक्त जो बोला गया है वो संख्या एक भी तो एक संख्या है, तो वो एक के लिए बोला गया है, ऐसा नहीं है। अगर 5 के मैं कहूँ फैक्टर की संख्या बताओ, तो 2 फैक्टर हैं इसके, एक एक है, एक 5 ही है। अगर मैं 7 का कहूँ तो 2 फैक्टर इसके भी हैं, एक है और 7 है। लेकिन एक का कहूँ, जैसे 5 7 संख्याएं ले रहा हूँ, एक लूँ तो एक का एक ही फैक्टर तो हुआ, तो एक को इसीलिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको कि एक को एक के अतिरिक्त बोला जा रहा है, फिर एक शामिल किया जा रहा है। एक शामिल करने का मतलब ये है, अगर मैं देखिए अगर मैं ले लूँ 6, तो 6 के देखो कितने फैक्टर, एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, तो 2 फैक्टर देखिए कम से कम 2 तो होते ही है, बाकी 2 और मिल गए हमें। तो इस तरीके से बताया कि किसी भी संख्या के अगर और कोई फैक्टर नहीं होंगे, 2 फैक्टर जरूर होंगे, एक एक होगा, एक वो खुद वो संख्या होगी। आगे क्या जा रहा है? किसी संख्या के प्रत्येक फैक्टर, किसी संख्या के प्रत्येक फैक्टर उस संख्या से छोटे होते हैं तथा उस संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 6 का ले लें, 6 का हमने निकाला, एक एक फैक्टर है, 2 है, 3 है और 6 है। तो देखिए यह तो क्या मिल रहा है, या तो इस संख्या के बराबर मिल रहा है, देखिए, या सारे इससे छोटे मिल रहे हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, किसी भी संख्या, 5 के 4 फैक्टर आए, लेकिन चारों में या तो एक संख्या जो खुद ये थी, ये किसके एक बराबर मिला, या सभी छोटे थे इससे। तो वही कहा जा रहा है, किसी संख्या के प्रत्येक फैक्टर उस संख्या से छोटे होते हैं या उस संख्या के बराबर होते हैं। किसी संख्या के प्रत्येक मल्टीपल, अब मल्टीपल्स कहा जा रहा है। मल्टीपल्स क्या होंगे? बड़े होंगे। 2 के मल्टीपल देखिए, 2 के मल्टीपल क्या है? 2 में गुणा करेंगे 2, 4, 6, 8, ये सब मल्टीपल हैं। तो ये क्या होंगे? 2 के मल्टीपल मैं कह रहा हूँ, या तो इस संख्या के बराबर है या तो इस संख्या से बड़ा है, तो ये उल्टा चलेगा। देखिए, यानी किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होते हैं, जो मल्टीपल लेंगे हम, वो क्या होंगे? उस संख्या से बड़े होते हैं या उस संख्या के बराबर होते हैं। और हम देखेंगे अगला, प्रत्येक संख्या के अनंत, किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। आप मल्टीपल की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 2 में भाई गुणा करते जाइए, 1 का गुणा किए 2 मिला, 2 का गुणा किए 4 मिला, 3 का किए 6 मिला, 4 का किया 8 मिला। तो ये 2 के मल्टीपल हैं सब। आप गुणा करते जाइए आगे बड़े नंबर से और इसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। इसलिए मल्टीपल, किसी संख्या का आप मल्टीपल कितना है उतना नहीं बता सकते, कितनी संख्या उनके अनंत होते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक मल्टीपल होती है, ठीक है। 2 है, 2 का मल्टीपल 2 भी तो है, 1 का गुणा करने में मिल गया। तो ये सारी चीज़ देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में अगर ऐसे लैंग्वेज में दे दी जाएंगी तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई अगर कहा जाएगा इन्हीं में से 4 सेंटेंस डाल दिया और कहा इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आप उसमें कन्फ्यूज हुए पड़े रहेंगे। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे प्राइम फैक्टोरियन जो है, यानी अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड को हम अगले पार्ट में देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।